नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 जून सन 2026। भारत के राजनीतिक इतिहास में 26 जून 1975 को आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। इसके अलावा मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। चीफ सेक्रेटरी रस्तोगी को दोबारा एक्सटेंशन देने का प्रपोजल, हरियाणा में ऐसा पहली बार होगा। हरियाणा केंद्रीय यूनिवर्सिटी में BBA में एडमिशन शुरू, 8 जुलाई तक होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। एचटेट एग्जाम के लिए शिक्षा बोर्ड की तैयारियां पूरी, 4 और 5 जुलाई को होगी परीक्षा। पूर्व जेल मंत्री रणजीत चौटाला पहुंचे रामपाल के आश्रम, बोले मेरे लायक कोई हुक्म हो तो बताना। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर अब वाहन बिना रुके गुजरेंगे, फास्टैग से ऑटोमेटिक कटेगा टोल टैक्स। हरियाणा सोलर योजना का लाभ लेना हुआ आसान, हटा दी गई हैं ये बड़ी शर्तें। NCERT के सिलेबस में 1975 से 1977 इमरजेंसी सेक्शन शामिल, कक्षा 9वीं को पढ़ाया जाएगा। हरियाणा में खुलेंगे नए राशन डिपो, लाखों कार्ड धारकों को मिलेगा बड़ा फायदा। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना अब होगा महंगा, नॉर्मल कैटेगरी पासपोर्ट 2500 रुपये और तत्काल 5000 रुपये में बनेगा। गोहाना में SDM स्वयं लेंगे ड्राइविंग टेस्ट, योग्यता के आधार पर मिलेगा लाइसेंस, बोले दलालों के झांसे में न फंसे आमजन। सोनीपत में 28 जून से पल्स पोलियो अभियान होने जा रहा है शुरू, 2,02,000 बच्चों को पिलाई जाएगी खुराक। झज्जर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले साल शुरू होगा ये काम। हिसार अग्रोहा रूट पर AC ई बस सर्विस शुरू, 45 रुपये किराया लगेगा, बस स्टैंड से रोज 8 फेरे लगाएगी। हरियाणा CET ग्रुप D भर्ती को लेकर 3,88,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, चेयरमैन बोले फॉर्म खुद भरें, जांच के बाद करें सबमिशन। EPFO पोर्टल 26 से 28 जून तक बंद रहेगा, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के कारण क्लेम प्रोसेस नहीं होंगे। वेनेजुएला में भूकंप के 2 बड़े झटके आए, 188 की मौत, तीव्रता 7.5 और 7.2 रही, मृतकों की संख्या 10,000 होने की आशंका। और कमर्शियल LPG से लिमिट हटी, अब 100% सप्लाई होगी, केंद्र सरकार का फैसला। इंडस्ट्रीज के लिए बल्क सप्लाई पर लगी रोक भी हटा दी गई। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राज्य में प्री मानसून की गतिविधियों के चलते 22 जून से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि हरियाणा में जुलाई के पहले वीक में मानसून एंट्री लेगा। इस बार मानसून यूपी की तरफ से हरियाणा में प्रवेश करेगा। आज यानी 26 जून को भी राहत का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दिन भी उत्तरी हरियाणा के जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में येलो अलर्ट जारी रहेगा, जहां बिखरी हुई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। 27 और 28 जून से पूरे प्रदेश में मौसम के पूरी तरह से शुष्क हो जाने का अनुमान है। राज्य में सबसे अधिक तापमान फरीदाबाद में 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा रोहतक में 40.2 डिग्री, सिरसा में 40.2 और अंबाला में 40.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा के पूर्व बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की अचानक सतलोक आश्रम प्रमुख रामपाल से मुलाकात सुर्खियों में बनी हुई है। खास बात यह है कि रणजीत सिंह स्वयं पहले हरियाणा सरकार में जेल मंत्री रहे हैं। अब जेल से बाहर आए रामपाल से मिलने उनके धनाना आश्रम पहुंचे। इसी दौरान पूर्व मंत्री रणजीत सिंह रामपाल से कह रहे हैं कि जेल मंत्री रहते आपकी सेवा करने का मौका मिला और ये सजा कोर्ट के मामले होते हैं। रणजीत सिंह अपने पिता एवं देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल के नाम न लेकर जिक्र करते हुए कहा कि हमारे बाबूजी भी जेल के अंदर रहे हैं। वहीं पूर्व जेल मंत्री रणजीत सिंह ने बातचीत में जेल मंत्री रहते हुए और जेल से बाहर आए रामपाल से मुलाकात के सवाल पर बताया कि 22 तारीख को संत रामपाल महाराज से मिलने गए थे। ये तो वैसे ही सामान्य मुलाकात थी, उनसे पहले भी मिला हूँ। जेल मंत्री रहते हुए भी मैं रामपाल महाराज से जेल में मिला हूँ। कानून अपनी जगह है, इस पर कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा। ऐसी बात नहीं है कि पहली बार मिला हूं, उनसे मिलना था तो उस समय वहां गए थे और उनसे मिल लिए। वहीं इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पूर्व मंत्री रणजीत रामपाल महाराज को देख हाथ जोड़े व नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रणजीत सिंह बोले आप अच्छे आदमी हैं और लोगों का कल्याण करते हैं, बढ़िया बात है। इस पर रामपाल बोले फुल सेवा करेंगे किसान और मजदूर की, भगवान ने अगर दे रखा है तो एकदम खुले हाथ से कर रहे हैं।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ ने कहा है कि 4 और 5 जुलाई को आयोजित होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2025 के सफल, पारदर्शी एवं नकल विहीन संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष एस्टेट परीक्षा में प्रदेश भर के 2,33,294 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए 383 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के व्यापक प्रबंध किए गए हैं ताकि परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो पाए। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि 4 जुलाई को सायंकालीन सत्र में लेवल 3 यानी पीजीटी की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इसके बाद 5 जुलाई को प्रातःकालीन सत्र में लेवल 2 यानी टीजीटी की परीक्षा होगी, तो वहीं 5 जुलाई को सायंकालीन सत्र में लेवल 1 यानी पीआरटी की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। एस्टेट अभ्यर्थी वीरवार साय से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वहीं प्रवेश पत्र बाद में जारी किए जाएंगे। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी यानी सीएस अनुराग रस्तोगी को दोबारा से एक्सटेंशन मिल सकता है। वे पहले ही 1 साल के एक्सटेंशन पर चल रहे हैं जो 30 जून को समाप्त होने जा रहा है। अब सैन्य सरकार ने दूसरे सेवा विस्तार के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। यह एक्सटेंशन 3 महीने से लेकर 1 साल तक का हो सकता है। यदि केंद्र से मंजूरी मिलती है तो पहली बार होगा जब हरियाणा में किसी मुख्य सचिव को डबल एक्सटेंशन मिलेगा। इससे पहले जून 2025 में सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने के बाद उन्हें 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया था। अब सरकार उनके अनुभव और चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं का हवाला देकर एक और एक्सटेंशन लेना चाहती है। रस्तोगी को एक्सटेंशन मिलने की स्थिति में सबसे बड़ा झटका आईएएस अफसर सुधीर राजपाल व डॉक्टर सुमिता मिश्रा की उम्मीदों पर लगेगा, क्योंकि राजपाल इसी साल 30 नवंबर को और सुमिता मिश्रा 31 जनवरी 2027 को रिटायर होने जा रही है। नायब सैनी सरकार अभी अपने कार्यकाल के महत्वपूर्ण दौर में है। कई बड़े डिजिटल, वित्तीय और प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम चल रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, परिवार पहचान पत्र से जुड़ी योजनाएं, निवेश एवं औद्योगिक परियोजनाएं, केंद्र प्रायोजित विकास योजनाएं शामिल है। सरकार मानती है कि इन परियोजनाओं की मॉनिटरिंग में बदलाव से गति प्रभावित हो सकती है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में रूफटॉप सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पिछले 3 साल तक नियमित बिजली बिल जमा करवाने की शर्त पूरी नहीं करनी होगी। सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए पात्रता को आसान बना दिया है। अब तक योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को लगातार बीते 3 वर्षों तक समय पर बिजली बिल जमा करवाने की शर्त पूरी करनी पड़ती थी। सरकारी कर्मचारी, बोर्ड निगमों के कर्मचारी और HKRN कर्मी भी अब इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार के मुताबिक 1 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट की अनुमानित लागत तकरीबन 55,000 रुपए है। इसमें उपभोक्ताओं को केवल 5,500 रुपए यानी 10% राशि का योगदान करना होगा। इसी तरह 2 किलोवाट संयंत्र पर केंद्र सरकार से 60,000 रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी, जबकि 3 से लेकर 5 किलोवाट क्षमता के संयंत्रों पर 78,000 रुपए तक की केंद्रीय सब्सिडी मिलेगी। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं। 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों को केंद्र की सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार से अतिरिक्त सहायता राशि भी मिलेगी। 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को भी अलग से वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। वहीं 2 किलोवाट तक के सोलर संयंत्रों पर राज्य सहायता का लाभ मिलेगा। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नए BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस कार्यक्रम में कुल 60 सीटें उपलब्ध करवाई गई हैं। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 18 जून 2026 से प्रारंभ हो चुकी है, जो कि 8 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। विश्वविद्यालय द्वारा 13 जुलाई को मेरिट सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद 14 जुलाई से प्रवेश आवंटन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शुरू किया गया यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को उद्योगोन्मुख, कौशल आधारित और बहुविषयक शिक्षा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य प्रबंधन कौशल, उद्यमिता, नेतृत्व क्षमता और व्यवसाय व प्रबंधन की मजबूत समझ विकसित करना है। प्रवेश शुल्क की बात करें तो 10+2 या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर होगा। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल www.cus.ac.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सोनीपत जिले में 28 जून से विशेष पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के 2,02,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। एडीसी अजय चोपड़ा ने इस अभियान को राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम बताया। उन्होंने कहा कि इसे पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ संचालित किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर अभियान को सफल बनाने के निर्देश जारी किए, ताकि जिले में कोई भी पात्र बच्चा
पोलियो की खुराक से वंचित न रह पाए। एडीसी चोपड़ा ने महिला एवं बाल विकास विभाग के सुपरवाइजरों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अभियान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आंगनवाड़ी सहायिकाओं की भी ड्यूटी लगाएं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूल परिसरों में स्थापित होने वाले पल्स पोलियो अभियान बूथों पर आवश्यक सहयोग देने और स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश जारी किए। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर वीरवार को दोपहर 2 बजे से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके तहत अब वाहनों को टोल प्लाजा पर रोकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम लागू होने के बाद यहां से गुजरने वाले वाहन अब सीधे अपनी रफ्तार से निकलेंगे और टोल टैक्स अपने आप फास्टैग से कट जाएगा। नई व्यवस्था से समय और ईंधन की बचत के साथ साथ टोल पर होने वाले विवादों से भी राहत मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार ट्रायल के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी सामने नहीं आई थी और अब लागू करने के बाद भी यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। नई व्यवस्था के तहत टोल प्लाजा पर न तो कोई बूथ रहेगा और न ही बैरियर। यहाँ मौजूद स्टाफ भी अब केवल तकनीकी और सुरक्षा से जुड़ा रहेगा। किसी भी वाहन को रोककर जांच या आईडी देखने की व्यवस्था अब खत्म कर दी गई है, जिससे वाहनों का आवागमन पूरी तरह से स्मूथ हो गया है। टोल पर अब लोकल आईडी मान्य नहीं होगी। स्थानीय वाहन ड्राइवरों को 350 रुपए का मासिक पास बनवाना अनिवार्य किया गया है। बिना पास या फास्टैग के वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हाईवे पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं जो हर वाहन की नंबर प्लेट को पढ़ते हैं। फास्टैग से लिंक होने पर टोल अपने आप कट जाता है। जिन वाहनों में फास्टैग नहीं होगा या बैलेंस नहीं होगा, उन्हें ई चालान भेजा जाएगा। हरियाणा के झज्जर जिले के 21 गांवों में किसान सालों से जल भराव की समस्या झेल रहे हैं, जिनके लिए अब राहत भरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि सेमग्रस्त जमीन को दोबारा से कृषि योग्य बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक की सहायता से करीब 29 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत लगभग 24,900 एकड़ भूमि से खारा पानी निकालकर ड्रेनों में छोड़ा जाएगा, जिससे कि लंबे समय से प्रभावित जमीन पर फिर से खेती संभव हो पाएगी। भूमि संरक्षण विभाग ने परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अधिकारियों के अनुसार आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने और फसल कटाई के बाद अगले साल यानी अप्रैल से विभिन्न गांवों में कार्य शुरू होने की संभावना है। इन ट्यूबलों की मदद से जमीन के नीचे जमा खारा पानी बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद पाइपलाइन के जरिए इस पानी को नजदीकी ड्रेनों तक पहुंचाया जाएगा। लंबे समय से कई गांवों में भूजल स्तर बढ़ने और जमीन में लवणीयता अधिक होने के कारण खेती प्रभावित हो रही थी। कई किसानों को अपनी जमीन खाली तक छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। परियोजना पूरी होने के बाद अब इन क्षेत्रों में गेहूं, सरसों, बाजरा समेत अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। NCERT यानी नेशनल काउंसिलिंग फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने पहली बार कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान की किताब में साल 1975 से 1977 की इमरजेंसी को शामिल किया है। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक NCERT के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि कक्षा 9वीं की किताब में पहली बार इमरजेंसी पर अलग सेक्शन जोड़ा गया है। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 के इलेक्शन चैप्टर में भी चुनाव आयोग की तारीफ की गई है। किताब में लिखा गया है कि 1970 के दशक की शुरुआत में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ रही थी। बेरोजगारी, महंगाई और कुप्रबंधन के आरोपों के कारण कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय इमरजेंसी लागू की गई। किताब के अनुसार इस दौरान अधिकांश मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और कई राजनीतिक नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। पुस्तक में कहा गया है कि इस दौर में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ा और लोगों की स्वतंत्रता सीमित हो गई। किताब में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भी भूमिका को विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने छात्रों और आम लोगों को संगठित किया और बिहार तथा गुजरात में बड़े जन आंदोलन खड़े हुए। पुस्तक के मुताबिक 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद आम चुनाव करवाए गए। जनता ने मतदान के जरिए अपनी राय दी और सत्तारूढ़ सरकार चुनाव हार गई। किताब में इसे भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का उदाहरण बताया गया है। NCERT ने पहली बार डेमोक्रेसी एंड यू नाम का एक नया सेक्शन भी जोड़ा है। इसका मकसद छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका समझाना है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में 39 सेकंड में 2 ताकतवर भूकंप से तबाही मच गई। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बुधवार शाम 6:04 पर 7.2 और 6:05 पर यानी 1 मिनट बाद ही 7.5 तीव्रता के 2 बड़े झटके आए। उस समय भारत में गुरुवार तड़के 3:34 और 3:35 हुए थे। लोगों ने बताया कि भूकंप के बाद 60 सेकंड तक शहर हिलता रहा। 20 आफ्टर शॉक भी दर्ज किए गए। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक अब तक 128 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि
1520 घायल बताए गए हैं। ये भूकंप ऐसे दिन आए हैं जब पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश था। 1821 में स्पेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई की ऐतिहासिक जीत की सालगिरह पर स्कूल और दफ्तर बंद थे। इसी वजह से अधिकतर लोग अपने घरों में मौजूद थे। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप से 10,000 से अधिक लोगों के मारे जाने की 44% आशंका है, तो वहीं 30% आशंका 1 लाख लोगों की जान गंवाने की भी है। दोनों भूकंप राजधानी कराकस से करीब 290 किलोमीटर पश्चिम में आए। इससे कई शहरों में इमारतें गिर गई या खतरनाक तरीके से झुक गई। वेनेजुएला में यह पिछले 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। इससे पहले साल 1900 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। लगातार 2 बड़े झटकों से राजधानी समेत कई शहरों में इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी ग्रुप डी भर्ती को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के अनुसार अब तक 3,88,551 अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। इनमें से 2,14,699 उम्मीदवारों ने आवेदन प्रक्रिया पूरी करते हुए अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट भी कर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में युवा लगातार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आयोग को उम्मीद है कि अंतिम तिथि तक आवेदन संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। आयोग ने उम्मीदवारों से कहा है कि वे अपना आवेदन फॉर्म स्वयं भरें और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचें। फॉर्म भरने के बाद उसमें दर्ज की गई सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच करें। नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी, फोटो और अन्य विवरण सही पाए जाने पर ही फॉर्म को फाइनल सबमिट करें। वहीं अधिकारियों का कहना है कि फाइनल सबमिट होने के बाद कई मामलों में संशोधन की गुंजाइश सीमित हो जाती है। ऐसे में छोटी सी गलती भी भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली द्वारा टेक्नीशियन पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑफलाइन माध्यम से ये आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है तथा संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र एवं 2 वर्ष का अनुभव अथवा 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जनरल/OBC के लिए 500 रुपए फीस निर्धारित की गई है, तो वहीं SC, महिला, दिव्यांग व ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए ये फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क यानी फ्री रहेगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है। सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा और ठोस कदम उठाया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों को 4,000 नए राशन डिपो खोलने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन राशन डिपो के लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिए गए हैं, उनकी जानकारी और वैकल्पिक व्यवस्था आम जनता तक समय पर पहुंचनी चाहिए ताकि राशन उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना विभाग की प्राथमिकता है। इसके लिए खराब POS मशीनों का डाटा आधार से अपडेट करने और उसमें आई स्कैनर व फेस स्कैनर जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक डिपो संचालकों की मार्जिन मनी उनके खातों में पहुंच जानी चाहिए। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम और BPL परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं निःशुल्क दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें चीनी और सरसों का तेल भी रियायती दरों पर उपलब्ध करवाया जाता है। सेंसेक्स अपने डे हाई से 703 अंक टूट गया। वहीं निफ्टी भी 24,100 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसल गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 109 अंक की बढ़त के साथ 77,100 पर और निफ्टी 34 अंक बढ़कर 24,056 पर बंद हुई। कारोबार में ऑटो और FMCG शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली, तो वहीं IT और मेटल शेयरों में बिकवाली रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 25 में तेजी और 25 में गिरावट देखने को मिली। वहीं सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में गिरावट और 11 शेयरों में तेजी बनी रही। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी 5,494 रुपए घटकर 2,17,000 रुपए पर पहुंच गई है। चांदी 3 दिन में ही 21,000 रुपए सस्ती हो चुकी है, तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,305 रुपए गिरकर 1,40,000 रुपए पर पहुंच गया है। सोने के दाम इस महीने 16,000 रुपए और चांदी 46,000 रुपए तक गिरी है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,28,124 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा $1 का रेट 94 रुपए 42 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।